ये देवभूमि भी है। समझ लिया मैं तुम पर घाते झुन लगाणु कि ये बार हम ना 25,000 लोग हमने तो बहिष्कार करने आप लोग समर्थन में छिड़ने की नहीं। मुख्यमंत्री के पापा जी की थोड़ी नहीं है वो रोड, वो हमारे देश की रोड है। चलो आचार संहिता लागू होगी ना तो हम भूख हड़ताल करेंगे, मरेंगे, मर मिट जाएंगे पर छोड़ेंगे नहीं। बॉर्डर पे तो आपने जो सैनिक मर रहा है कर रहा है उसकी तो आपने अग्निवीर बना के उसकी तो सैलरी बंद कर दी, पेंशन बंद कर दी। विधायकों को क्यों मिली पेंशन? क्या बड़ा काम कर रहे वो? हमारी वोट से तो वो विधायक बन रखे हैं, हमारी वोट से नहीं बन रखे हैं। क्या उन्होंने टेस्ट पास किया विधायक बनने के लिए? लड़कों पर खून बहेगा सड़कों पर, लड़कों पर खून बहेगा सड़कों पर। हम उसी केदार की धरती से आते हैं कि जहाँ अगर आपदा आती है ना तो सिलाएं पत्थर भी हमारी सुनते हैं। तो उनको अभी पता नहीं है कि जब हम लोग अपने ही पाया जाएंगे ना तो उनकी तो अपनी भी मिट जाएगी। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नमस्कार, मैं हूं सुनीत चौधरी और आप देख रहे हैं पहाड़ी सफरनामा। मैं इस समय पहुंचा हुआ हूं रुद्रप्रयाग विकास भवन पे और आप यहां देख सकते हैं क्योंकि आज तमाम जितने भी सरकारी महकमे हैं, विभाग हैं, सब जगह संविदा के आधार पे, कॉन्ट्रैक्ट के आधार पे कर्मचारी काम कर रहे हैं। और तकरीबन रुद्रप्रयाग जनपद के समस्त विभागों की बात करूं तो 1 से 1,500 हजार के लगभग ऐसे संविदा कर्मचारी हैं जो कि इन दिनों स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं, उपनल के कर्मचारी। तो आप समझ सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे चलने वाले विभागों की स्थिति क्या आजकल बनी हुई होगी जब कर्मचारी यहाँ बैठे हुए हैं। जिला पंचायत के सदस्य गणेश तिवारी जी जो कि कांग्रेस के नेता भी हैं, इनके समर्थन में यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। तिवारी साहब, पहले सरकारी व्यवस्थाओं की जो कार्यप्रणाली होती है वो जग जाहिर है, अब ऐसे में जो कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी हैं वो भी यहाँ बैठे हैं, तो किस तरीके से प्रशासनिक गतिविधियां चल रही होंगी? बिल्कुल सरकार फेल साबित हो रही है। ये उपनल कर्मचारी जब सरकार इनको 10,000 रुपये दे के भी इनसे काम करवा के इनका शोषण कर रही है। और कल की जो घटना है देहरादून में हमारे भाई लोगों के साथ जो सरकार के द्वारा जो नाइंसाफ़ी की गई, उनके साथ जो लाठीचार्ज किया गया, उसके विरोध में आज मैं भी समर्थन देने यहाँ पे पहुँचा हूँ। मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। आप देख रहे होंगे जिस तरीके से लोकसभा चुनाव धीरे धीरे सामने आते जा रहे हैं, कर्मचारियों का जो आक्रोश है वो सड़कों पे देखने को मिल रहा है। क्या कहेंगे इसे, कर्मचारियों का दबाव या फिर सरकार आंखें बंद कर चुकी है? सरकार बिल्कुल आंखें बंद कर चुकी है। और जो ये सरकार दावा कर रही है डबल इंजन का, तो मैं उपनल भाई जो 25,000 की संख्या में जो काम कर रहे हैं, इनसे भी मैं आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि आप भी सरकार को वोट के माध्यम से जवाब दें कि हम लोग 25,000 लोग हैं और हमारे जो परिवार के अन्य सदस्य हैं उन सभी लोगों का हम लोकसभा चुनाव में विरोध करेंगे और तब जाके सरकार की आंखें खुलेंगी। मैं लेडीज हूँ और महिलाएं जो होती हैं वो भावनात्मक रूप में होती हैं। मुझे उत्तराखंड आंदोलन की तब याद आ गई कि जब मेरे पिताजी को लाठी लगी थी और मरते दम तक उस पाँव में दर्द होता, तो मैंने सोचा कि जैसे पापा उस दर्द को महसूस करते हैं, शायद जो खंगरियाल भाई साहब हैं वो भी इसी दर्द को महसूस कर रहे होंगे। सच में मैं आपको हृदय से बोल रही हूँ, ये उत्तराखंड की धरती है, हम लोगों ने तो झूठ बोलना सीखा भी नहीं है। तो मेरे को बहुत आंसू निकले उनको देख के और खाना खाने का मन नहीं करा। और आपके माध्यम से मैं दूसरी बात भी बोलना चाहूँगी, जो हमारे बीच के ही भाई लोग ऑफिस में काम कर रहे हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि देहरादून में हमारे लोग मर रहे हैं, लाठी खा रहे हैं। आपने देखो जो हमारे अध्यक्ष थे उनके भी सर पे लाठी लगी थी। और यहाँ पे जो भाई साहब हैं अमित भारद्वाज जी और नरेंद्र भाई साहब, तो वो भी कभी पुलिस उनको इधर घसीट रही थी, कभी उधर घसीट रही थी। तो जैसे एक कपड़े की तरह, ऐसा नहीं कि ये इंसान है, इन पे जीवन है। तो इस तरह से वो हो रहा था। कल मैंने देखा कि हरीश रावत जी भी हमारे सपोर्ट करने आए थे। उस समय तो उन्होंने सपोर्ट नहीं करा जब वो फुल पावर में थे, मतलब इस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। कल वो हमारे बीच आ गए। फिर जब धामी जी पहले हमारी पैरवी कर रहे थे जब विधायक थे, आज मुख्यमंत्री हैं तो हमारी सुन नहीं रहे हैं। तो हमको बेवकूफ क्यों बनाया जा रहा है, हमको वो उल्लू क्यों बना रहे हैं? हम वो राम सेतु के बंदर हैं, वो हमको कम मत समझिएगा, ऐसा मत बोलना ये उपनल कर्मचारी हैं। हम वो राम सेतु के बंदर हैं। एक बानर ने एक ईंट से राम सेतु को भारत से श्रीलंका जोड़ दिया था, जो आज की आधुनिक मशीनें भी नहीं कर पा रही तब की। तो ये उसी राम का देश है जिसके पीछे आप वोट पा रहे हैं। उत्तराखंड कोई अलग से नहीं है और ऊपर से ये देवभूमि भी है। समझ लिया मैं तुम पर घाते झुन लगाणु कि ये बार हम ना
25,000 था लोग छन हमने तो बहिष्कार करने कन आप लोग समर्थन में छिन कि नहीं छिन अतिरिक्त हम मैं एक लेडी छु ना दुई परिवार तो बिलोंग कर दो इमो सब लोग है ना हम अपने सारे रिश्तेदारों को बोलेंगे कि इस बार अगर सच में आप दिल से हमारा सपोर्ट चाहते हैं तो आप वोट बहिष्कार कीजिए। अगर आप हमारी मांग पूरी नहीं करते हैं तो आप देहरादून की सड़कों पे बोले यहाँ क्यों आए हैं? क्या वो हमारा नहीं है देश? उन्होंने खरीद रखा है? मुख्यमंत्री के पापा जी की थोड़ी नहीं है वो रोड, वो हमारे देश की रोड है। हम भी उसी देश के निवासी हैं। वो आतंकवादी थोड़ी नहीं है जिनके आप पांव तोड़ रहे हैं। वो भी तो अपने भविष्य के लिए तो लड़ेगा ना इंसान। क्या सरकारी अभी उन्होंने धामी जी ने पहले मैं भी सर्व शिक्षा में थी, वहां से छोड़ के मतलब वहां से बाद में तब हमको नहीं मिला सैलरी, तो उसके बाद में फौज में लगी जॉब में, तो उनके 40,000 कर दी उन लोगों ने वेतन। वो भी प्राइवेट लोग है ना, हमारे बीच के हैं, मैंने भी वेट कर रखा है। तो हमको अभी मेरे साथ और भी लोग हैं, हमको 12,400 सैलरी मिलती है। कॉन्ट्रैक्ट भत्ता मिला के 17,400 हमको मिलता है। मैं भी 11 साल जॉब कर चुकी हूँ। हमने अपने छोटे छोटे 6 महीने के बच्चों को छोड़ा है। कभी हमारे बच्चे आज तक भी वो बेचारे गर्म खाना नहीं खा पाते हैं। मेरे जैसे सास ससुर हर किसी के नहीं होते हैं। तो हम अपने हमारे बच्चों ने तो भविष्य भी नहीं जिया, तो क्या गरीब का बच्चा गरीब ही रहेगा? हमारे बेटे को आगे पढ़ने का हक नहीं है। जब सवाल अब विकल्प का है, क्योंकि समय कम है। किसी भी समय आप लोग भले आंदोलनरत हैं, किसी भी समय आचार संहिता लागू हो सकती है। हम चलो आचार संहिता लागू होगी ना तो हम भूख हड़ताल करेंगे, मरेंगे, मर मिट जाएंगे, पर छोड़ेंगे नहीं। ऐसा थोड़ी नहीं है भैया। जैसे हम अब तो जीवन कहिएगा, मैं 35 साल की मैं हो चुकी हूँ। इतना पहले काम नहीं आया, कभी ये सीखा, अब कंप्यूटर भी चाहिए वो सीखा, बीएड किया, और इस सभी लोगों ने किया। ये मेरी पर्सनल नहीं है, यहाँ बहुत बहुत एजुकेशन वाले लोग हैं, हम कोई अनपढ़ अंगूठा छाप थोड़ी नहीं है। तो सब कुछ करने के बाद अब क्या हम निकाल देंगे पेपर? मेरे बेटा बोला मम्मी आपको 12,000 मिलती है, 11 साल में क्या 1,000 रुपया कमा पाई तू? इससे अच्छा तो वो गिट्टी फोड़ने वाले को पूछ रहा। मैं सच में बोली, मुझे गिल्ट जैसा फील हुआ कि आपको कितनी मिलती है कि दिहाड़ी। उसने कहा कि बेटा मिल जाती है 700-800 कि मम्मी आपको तो उतना भी नहीं मिलता है। तो हम अपने बच्चों को क्या बोलें? आप बोलो। और सरकार का ऊपर से अजीब ही है, चिट्ठी भी मेरी वाला पाठ भी मेरी। वो ना भाई साहब जो बैल से ना बल्द हम गढ़वाल में एक रीति पूरा देश में हमारे एक भावनात्मक संदेहनशील सांस्कृतिक देश है। हमारा देश वन नीचे बिटरेंजन देश बैल तो जीवन भर वो हॉल लोग ना लोग वे तो बुढ़िन तो छोटा तो नहीं छिन। भले अब लोग धीरे धीरे बिगड़ना छिन, पर वे तो पता कि यार वे तो पाल लिया उसने हमारा खेज जीवन भर, तो वही हम भी छिन। आज कोई हमारे पद पर नियमित कर्मचारी होना बुना हटा जी, कभी हम तक कोई एहसास न देश लगाना, कभी हम तक कोई एहसास न देश लगाना। बोल रहे हैं कि नहीं जी वित्तीय भार पड़ रहा है। कितना भार पड़ रहा है? जो विधायकों को 4 साल पेंशन मिल रही है, किस बात की मिल रही है उनको? सेना बॉर्डर पे तो आपने जो सैनिक मर रहा है कर रहा है उसकी तो आपने अग्निवीर बना के उसकी तो सैलरी बंद कर दी, पेंशन बंद कर दी। विधायकों को क्यों मिल रही पेंशन? क्या बड़ा काम कर रहे वो? हमारी वोट से तो वो विधायक बन रखे हैं, हमारी वोट से नहीं बन रखे हैं। क्या उन्होंने टेस्ट पास किया विधायक बनने के लिए? तो हम ऐसा चाहते हैं कि हम ऐसा बोलना भी नहीं चाहते हैं। हमारे देश की सरकार है, हम क्यों विरोध करें? नहीं करेंगे। देखेंगे जो जिसको वोट देना चाहेगा वो उसका वो है वो करेगा। लेकिन अगर हमारी मांग को पूरा नहीं किया, चाहे तुम आचार संहिता लगा कुछ लगा, वोट देने उन्होंने हमारे बीच आना है। कभी अगस्त में नहीं आएंगे, कभी गौजर आएंगे, हम वोट देंगे ही नहीं। और हम 2 परिवारों को हम लेडीज हैं, हम 2 परिवारों की रीढ़ की हड्डी हैं। जितने भी रिश्तेदार हैं हम बोलेंगे अगर सच में आप हमारे साथ हो तो आओ वोट बहिष्कार। आप ही लगाओ भाई साहब, आप भी पढ़े लिखे हैं, लोकतंत्र के 4थे स्तंभ में, उसमें प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? वो हमको समझ रहे हैं कि ये छोटे हैं तो छोटी हैं। सबसे जो छोटा होता है ना वही बड़ा काम करके दिखाता है। इतना छोटा मत समझो हमको। छोटे वो है गिरी सोच उनकी है। जो क्या हम विदेश के हैं? हम भी तो इसी देश के हैं, इसी प्रदेश के हैं। तो हमारी मांगे पूरी क्यों नहीं करी जा रही है? बस हम ये बोल रहे हैं, हमारी उतनी कोई नाजायज मांगे नहीं है। हमने भी सोच समझ के वो मांगे रखी हैं, उनको पूरी करो। हमारे बीच के देखो ना, अब 58 साल के आ रखे हैं लोग, ऐसे ही जाते हैं उस दिन घर। सरकारी कर्मचारी कितना हर्ष उल्लास से जाता है घर। हमको भी दुख होता है, शायद हम भी एक दिन ऐसे ही चले जाएंगे। हर बार आपने सुना होगा सरकार डबल इंजन की बात करती है, और संभवतः एक इंजन कर्मचारियों का भी होता है। क्या मैं सही कह रहा हूँ? बिल्कुल सही कह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया है आपके सफल पारिनामा का कि आप लोगों ने हमारे बीच में आए हैं। और मैं आपके माध्यम से सरकार को ये संदेश भेजना चाहूँगा कि महोदय हम लोगों की संख्या
25,000 है, 25,000 लोगों की पूरी जो ग्रोथ होगी वो 1 करोड़ है। वो 1 करोड़ की जनता को आप जो है कि ठगा सा महसूस कर दे रहे हैं। 10,000 की तनख्वाह में आप जो है कि हम लोगों से काम ले रहे हैं, हम तब भी जो है कि तन मन से काम कर रहे हैं। आप ये देखिए कि आपके विधायक हैं, राज्य प्रतिनिधि हैं, जितने भी आपके जो है कि राज्य सरकारें के जो नेता होते हैं, इनको आप मानदेय देते हैं और उनका मानदेय बहुत ज्यादा होता है। जब एक विधायक 4 बार जीता तो उसे 4 बार जो है पेंशन मिलती है। उसको लिए पेंशन के पैसे कहां से आ जाते हैं आपके पास? और हमारे तनख्वाह के लिए क्यों नहीं पैसा आ रहा? आप हमारे लिए कहते हैं कि वित्तीय बोझ बच जाएगा। क्या उन विधायकों के लिए, क्या जो आपके जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनके लिए नहीं बताओ वो जो है आपका जो वित्तीय बोझ? आप जो है, आप धामी जी, आपको तो कहते थे कि आप हमारे पहाड़ के बीच के लोग हैं और पहाड़ का जवानी, पहाड़ का पानी पहाड़ के काम आएगा। ये कहाँ दिख रहा आपको? क्या पहाड़ का पानी काम आ रहा है? पहाड़ की जवानी आप मजबूर कर रहे हैं हम लोगों को उत्साह करने के, वो उग्र आंदोलन करने के लिए। आपके पास जो है कि जो कल जो है हमारे जो जितने भी कार्मिक हैं उनके साथ आपने लाठीचार्ज किया। अरे क्या ये उग्रवादी हैं? आप देख रहे हो अभी जो है कि हल्द्वानी की घटना हुई है, ऐसे में ही लोग उग्र हो जाते हैं। फिर जेब में जो है कोई पत्थर लेके आ जाता है, कोई जो है कि अनावश्यक प्रकार की चीजें लेके आ जाता है, जो पता नहीं चलता है कि कब किसने चला दिया है, और वो पकड़ा जाएगा बेचारा कौन, जो नेता है। ऐसी अभी की घटना है कि बोल कुछ और दिया, कर कुछ और दिया है, पकड़ा कोई और गया है। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि महोदय माननीय धामी जी, आप जो है आप जो है कि सभी लोगों की जो है कि जो मंशा है आपके साथ जो है कि एक पहाड़ी होने के नाते ये है कि आप हमारे साथ जो है एक जो ईमानदारी के साथ और एक हमारा जो है अच्छा सा मतलब हमको डिसीजन देंगे। तो आप जो है वो डिसीजन देने के न देखिए हमारे जो बच्चों को जो है, किसी का जो गोदा जी का कल सर फाड़ गया, एक का वो टांगे टूट गई हैं बेचारा, जिसके वो बाप होगा, किसी का भाई होगा, किसी का जो है कि लड़का होगा, वो क्या परेशान होंगे बताओ। हम लोग जो है यहाँ से वहां आने के लिए जो है कि तत्काल तैनात हो रखे हैं। ये सब लोग जो है खूंखार बने हुए हैं कि कल जो है, कल संडे है, कल जो है कि गाड़ी भर के जाएगी यहाँ से। तो यहाँ से कल 2 गाड़ियां तैयार हो रखी हैं देहरादून जाने के लिए। ये जो है कि कल जो है पूरी 2 गाड़ियां बस से भर रही हैं, और माननीय गणेश जी जो हमारे पेज आए हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं कि गाड़ियां हम देंगे, तुम जाओ घर भर के यहाँ से। तो हम यहाँ से जा रहे हैं, इससे जो है कि कोई भी तोड़फोड़ हो सकती है पर कल जाके वहां, तो ये जिसकी जिम्मेदारी सब जो है माननीय धामी जी आपकी होगी। कुछ और लोगों से भी मैं बातचीत करूंगा। जो मैं सवाल अभी कह रहा था, डबल इंजन की बात कर रहा था, कर्मचारियों का इंजन एक महत्वपूर्ण इंजन माना जाता है। क्या जो कॉन्ट्रैक्टर इंजन है, कॉन्ट्रैक्चुअल इंजन है, उसमें दम नहीं रह गया है क्या? उत्तराखंड में जो हमारे वर्तमान समय में परिस्थितियां हैं, वो परिस्थितियां अन्य राज्यों के हिसाब से भिन्न है, क्योंकि हमारा नया राज्य बना हुआ है। तो इसमें जब सरकार के पास धन नहीं था, कोष नहीं था, तो उस समय सरकार ने कम तनख्वाह में कर्मचारियों को उपनल के माध्यम से भर्ती कराया और अन्य कई आउटसोर्स के माध्यम से कर्मचारियों को भर्ती करवाया। जब एक कर्मचारी को 60,000 देने के लिए सरकार के पास नहीं थे, तब सरकार ने 60,000 में हमारे 6 कर्मचारियों को उपनल के माध्यम से काम करने के लिए रख दिया गया है। और आज ऐसे समय आ चुका है कि उन कर्मचारियों की उम्र जो है 40 प्लस हो चुकी है, अब वो किसी काम के नहीं हो चुके हैं, और सरकार उन्हें यूज एंड थ्रो का सिस्टम सरकार ने अपनाया हुआ है। तो इस संबंध में मैं कल ही देहरादून से आ रहा हूं, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें वहां पर वार्ता में बुलाया था। तो हमारी एक ही मांग है, हर समय सरकार क्या करती है कि हमें 10% सैलरी बढ़ा देती है, 5% सैलरी बढ़ा देती है और हमें बेवकूफ़ बना देती है। पर लेकिन जो हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी से वार्ता जो असफल हुई, उसका मुख्य कारण ये था कि इस समय हम जो हमारी मुख्य मांग है और उस पर वो अमल नहीं कर रहे थे। जो हमारी मुख्य मांग है समान कार्य समान वेतन। कर्मचारी को आज के समय में टैक्स बढ़ रहा है, जीएसटी लगा दिया गया है, महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, लेकिन कर्मचारी की तनख्वाह लगातार 10 साल से उसी सैलरी पर काम कर रहा है। तो ऐसी परिस्थितियां हम लोगों के सामने हैं। भाई साहब, क्योंकि कभी भी लोकसभा की आचार संहिता लग सकती है, आपका आंदोलन लंबे समय से चल रहा है, शॉर्ट टाइम में अब क्या रणनीति रहेगी? क्योंकि आचार संहिता के बाद ये सब कुछ बंद हो जाएगा। जी, पहले मैं आपका पहाड़ी सफरनामा के लिए मैं धन्यवाद करता हूं कि आपने हमारे इन शोषित उपनल कर्मियों की आवाज़ को आपने शासन प्रशासन तक पहुंचाने के लिए आपने जो जिम्मेदारी ली है, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। और आपके चैनल के माध्यम से मैं इस वर्तमान सरकार को चेताना चाहता हूं कि आचार संहिता हमारे सर पे मंडरा रही है और एक तरफ उपनल कर्मी पूरे शासन प्रशासन का काम छोड़कर सड़कों पर उतर चुका है और हमारी जायज़ मांगों के लिए हम सरकार से लड़ रहे हैं और सरकार
इस वार्ता में हमें बार बार लॉलीपॉप देके 10% का लॉलीपॉप देके हमें हमारे धरना तोड़ने की कोशिश कर रही है। मैं सरकार को एक बार कहना चाहता हूं कि एक तरफ हम जब माननीय हाई कोर्ट ने उपनल कर्मियों को अपना हाई कोर्ट से जजमेंट दे दिया है कि इनको समान कार्य समान वेतन मिलना चाहिए, उसी पे ये सरकार जो वर्तमान सरकार है, ये सरकार हमारे सुप्रीम कोर्ट में उस केस को लड़ रही है। उस पे एक तरफ हमारे पैसों से उपनल के 2.5% के जो हमारा सर्विस टैक्स जो करता है उसका ये 20 लाख रुपए सरकार का पैसा ये 20 लाख रुपए हमारे सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं हमारे पैसों से, और वहां पे एक वकील को 20 लाख रुपए एक केस के लिए दे रहे हैं। ये तो ये हमारा जो पैसा जायज पैसा है, सरकार का पैसा है, ये पैसा ये इन वकीलों पे लौटा रहे हैं। तो हम बोलना चाहते हैं सरकार से कि हमारा SLP आप वापस लीजिए और माननीय हाई कोर्ट का जो आदेश है उसको जारी करके हमारे उपनल कर्मियों की आवाज को आप उनके सुरक्षित भविष्य के लिए आप एक ठोस नीति बनाइए जिसमें हमारा कोई कर्मचारी सड़क पे ना उतरना पड़े। हमें जरूरत नहीं है सड़क पे उतरने के लिए, पर मजबूरन होकर इतने सालों, क्योंकि कोविड-19 में भी हमारे उपनल कर्मियों ने बहुत भाइयों ने बहुत काम किया है और आज वो बेचारे कोविड-19 में उनको उस एसेंशियल उसका फायदा नहीं दिलाया। हमें ऊर्जा विभाग से बिलोंग करता हूँ मैं, ऊर्जा विभाग में हमने पूरे तन मन से काम किया हमने, और बाद में हमें उसका कोई पारितोषिक नहीं मिला, एसेंशियल सर्विस का कोई फायदा नहीं मिला। तो बोलना चाहते हैं सरकार को कि विषम परिस्थितियों में उपनल ने पूरा साथ दिया, उपनल कर्मी ने साथ दिया, और आज उपनल कर्मियों को आपकी जरूरत थी तो जरूरत में आपने हमारे उपनल कर्मियों को बाहर निकालने का रास्ता जो निकाला, ये आपके लिए बहुत आने वाले भविष्य के लिए। और जो लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं तो 25,000 की तादाद में उसका अगर 4 पॉइंट लगाए, एक परिवार में 4, तो कई करोड़ों का हमारे पास वोट बैंक है, और ये आने वाले सरकार के लिए भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। जो कि धामी सरकार जो बोल रही है डबल इंजन की, वो डबल इंजन में कहीं एक इंजन में न चल पाए। तो सीएम साहब सुन लीजिए आप उपनल कर्मचारियों का कहना क्या है। उनका अब स्पष्ट कहना है कि हम राम सेतु के वो बंदर हैं जिन्होंने कि एक एक पत्थर करके समुद्र पे बांध बना दिया था। तो आगे आप कल्पना खुद कर सकते हैं कि आने वाला जो लोकसभा चुनाव है उसमें एक एक वोट पत्थर का काम जरूर करेगा। आप बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए पहाड़ी सफरनामा।